ठीक है। फिर हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेन देख रहे थे, है ना। तो मान लीजिए शुरू में वॉल्यूम V है, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, V डैश हो गया। और चेंज इन वॉल्यूम को अगर तुम डेल्टा V से डिनोट करते हो तो याद करो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया था, डेल्टा L बाई L आया था। शियरिंग स्ट्रेन कितना आया था, डेल्टा X बाई L आया था, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वाले में चेंज हुआ था लेंथ में, और उसमें अपर लेयर लोअर लेयर के रेस्पेक्ट में डेल्टा X शिफ्ट हुआ था। अब की बार जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, वॉल्यूम में ना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेन चाहिए तो वो था फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, है ना, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा V बाई V हो जाएगा। ये सब हम लोग देख रहे थे, ठीक है। फिर हमने हुक्स लॉ देखा था, और इसमें हमने देखा था कि अगर डिफॉर्मेशन बहुत छोटा होना तो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और जब आप इसको यहाँ से हटाइएगा तो आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होता है ना। तो अगर उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग K कह दें तो बाबू ये जो K होता है इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस K को आप कैसे डिफाइन करिएगा, तो आप एप्सिलॉन को नीचे लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। K इज डिफाइंड एज, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है, तो बाबू स्ट्रेस भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही ना होता है। तो स्ट्रेस का वही यूनिट होता है जो प्रेशर का होता है, यानी कि पास्कल होता है। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन तीनों टाइप का आप देखिए, तो डेल्टा L बाई L कहिए, चाहे डेल्टा X बाई L कहिए, चाहे डेल्टा V बाई V कहिए। इसका मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। डेल्टा X भी तो मीटर में ही ना आएगा, और लेंथ में मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल। और इसका हो जाएगा मीटर का क्यूब, और नीचे भी मीटर का क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसके पास होता है नो यूनिट। इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, यानी कि क्या, पास्कल। अब सुनिए, चूंकि 3 टाइप का स्ट्रेस होता है, 3 टाइप का स्ट्रेन होता है, तो उनका रेशियो भी 3 टाइप का आएगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा। जिसमें पहला हम लोगों ने देखा था कौन सा, यंग्स मॉडुलस। तो बाबू यंग्स मॉडुलस रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। अब लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में होता क्या था, जैसे किसी रॉड को पकड़ के खींचा जाता था, तो मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L है और इसका लेंथ कितना बढ़ गया, डेल्टा L। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, अगर A है तो उस केस में नया वाला लेंथ L प्लस डेल्टा L होगा ना। तो बाबू बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा L बाई L। तो इसी को ना हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई A, और इसकी जगह पे रखेंगे डेल्टा L बाई L, और L कूद के गया ऊपर। बोलिए जल्दी। फिर हम लोगों ने यहाँ से डेल्टा L निकाला था, कितना आया था, F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू क्या, Y। क्वेश्चन आपको क्या देगा, बोलेगा एक रॉड है जिस पर F फोर्स लगाया गया है, फलाना फोर्स लगाएगा, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे। उसका लेंथ चिलाना है वो हम यहाँ डाल देंगे, है कि नहीं। और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ढिकाना है, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे। और क्या होता है जो भी है, यंग्स मॉडुलस भी दे देगा, मटेरियल टू मटेरियल यंग्स मॉडुलस वेरी करता है, तो वो भी आपको दे देगा। तो सारा कुछ दे देगा, तो क्या हम चेंज इन लेंथ नहीं पता कर लेंगे। और इवन लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। एक चीज यहाँ से ये देखने को मिलता है कि डेल्टा L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यंग्स मॉडुलस। यानी जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, समझ लीजिएगा उसके लेंथ में चेंज कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है, यानी जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है उसको डिफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल होगा, यानी वो ज्यादा मजबूत मटेरियल होगा। आप बताइए इस पूरे लिस्ट में यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा किसका है, स्टील का। सबसे ज्यादा मजबूत मटेरियल होता है स्टील। कंक्रीट भी होगा इसमें, देख लो कितना है, बस 30 है। स्टील का कितना है, 200 गीगा पास्कल है, और इसका कहाँ 30 गीगा पास्कल है। इसीलिए जब कभी भी बीम बनाया जाता है, चाहे कोई पिलर बनाया जाता है, तो कंक्रीट के साथ साथ उसमें डाला जाता है छड़। वो छड़ बना होता है या तो रॉ आयरन का, तो उसका भी 190 बहुत कम नहीं हो गया, या फिर ज्यादा अगर आपको मजबूत बनाना है तो आप स्टील का छड़ यूज करिएगा, है कि नहीं। तो बिना छड़ के नॉर्मल कंक्रीट का पिलर किसी काम का, क्योंकि उसका देख लीजिए बहुत कम है कि नहीं, तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए स्टील यूज किया जाता है। खैर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मजाक मजाक में तो हमने ये भी कर लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शियर मॉडुलस की। तो जाहिर सी बात है शियर मॉडुलस जिसको अब हम कैसे डिनोट करेंगे,
जी से डिनोट करेंगे तो ये होगा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही ना होता है, शियरिंग वाला होगा दोनों। अब क्या है कि वही वाला सिलेंडर लिया जाए, फोर्स लगाया जाए, एफ थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा हो गया तो शुरू में तो सीधा ना था। अब बताइए इसका अपर लेयर लोअर लेयर के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट कर चुका है, डेल्टा एक्स। इसको एल बोले और इसको क्या बोले, थीटा। ये सब याद आ रहा है? तो बताइए शियरिंग स्ट्रेस कितना होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियरिंग स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एक्स बाई एल। एल कूद के कहाँ गया, ऊपर गया, और यहां से हमको डेल्टा एक्स मिल जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए जी, नहीं मिल जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए जी मिल गया। अच्छा एक बात बताओ यार, पिछली बार डेल्टा एल निकाले थे तो वो भी इतना ही ना आया था, बस एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई आया था, क्योंकि पिछली बार बात हो रही थी लॉन्गिट्यूडनल वाली, अब की बार बात हो रही है शियरिंग वाली। तो इसीलिए पिछली बार हम लोग यंग्स मॉडुलस यूज किए थे, अब की बार हम लोग शियर मॉडुलस यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अच्छा एक और बात है, हम लोगों ने देखा था कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए, थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो ये जो शियरिंग स्ट्रेन आता है, याद है टेन थीटा का मतलब थीटा ही हो गया था। तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई कितना, थीटा। तो यहां से शियरिंग स्ट्रेस आपको कितना मिलेगा, G इंटू थीटा। ऐसा नहीं है कि ये सब मतलब अब याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है ना आपको तो फटाक फटाक हो जाता है। अरे ये तो पता होगा ना कि शियर मॉडुलस का मतलब शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन होता है। अब शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एल। अरे बोलो, और शियरिंग स्ट्रेन अगर मान लीजिए ये शिफ्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है तो वो थीटा के बराबर भी होता है। तो हम यहाँ थीटा पुट करके बाकी इसको इधर ले जाके और फिर हम इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं निकाल लेंगे। अरे हाँ तो बोलिए, निकाल लेंगे। चलिए देख लीजिए किताब में लिखा हुआ है सके अब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ लोगों के शियर मॉडुलस की वैल्यू दी गई है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, ग्लास है ना, आयरन है, और भी बहुत सारा है। तो इसमें आप बताइए कि किसका सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, टंगस्टन का। यानी टंगस्टन के एक लेयर को दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में मूव कराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। इवन बाबू स्टील से भी ज्यादा मुश्किल होगा। स्टील का तो मात्र कितना है, 84 है कि नहीं। उसके बाद किसका है बताइए, उसके बाद निकल का है, फिर किसका है, आयरन का है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो शियर मॉडुलस होता है ना, वो यंग्स मॉडुलस का लगभग 1/3 होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन लगभग में आएगा, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है लेकिन लगभग में 1/3 होता है। जैसे स्टील का आपको याद है कितना आया था, 200 गीगा पास्कल आया था, और इसका कितना है, 84 है। तो ऐसा नहीं है कि 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो 84 मिल जाएगा, 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 66, 67। अरे बोलो, तो उससे थोड़ा ज्यादा है लेकिन लगभग में 1/3 आता है। बाकी का भी आप कंपेयर करिएगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड कितना, हाँ 50 सेंटीमीटर, एंड उसका थिकनेस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इज सब्जेक्ट टू अ शियरिंग फोर्स। अब शियरिंग फोर्स का मतलब हुआ फोर्स सरफेस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। वेरी गुड। और वो फोर्स लगाया कहां गया है, ऑन इट्स नैरो फेस ना बाबू। तो अगर हम लोग एक स्लैब लें तो स्लैब तो स्क्वायरिश है लेकिन उसका कुछ थिकनेस है, तो उसके पास तो टोटल 6 फेसेस ना होंगी, तो कुछ फेसेस ऐसी होंगी जो थोड़ी चौड़ी होंगी और कुछ थोड़ी पतली होंगी। तो पतली फेसेस पे फोर्स लगाना है। ठीक है, ये बोला है। और फोर्स कितने का लगाना है, 90,000 न्यूटन लगाना है। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। लोअर एज को क्या किया गया, फ्लोर से चिपका दिया गया है। तो शिफ्ट खाली अपर लेयर ही ना करेगा, बोलिए ना। हाँ, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोटो बनाते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया एक स्क्वायर स्लैब जिसका लंबाई भी है कितना, 50 सेंटीमीटर। अब बाबू चौड़ाई भी है कितना, 50, तभी ना स्क्वायर बोलोगे। लेकिन इसका जो थिकनेस है, क्या है थिकनेस, वो कितना दिया हुआ है, वो बाबू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा कितना बताइए,
10 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम इसको 3D में ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा ये। बोलो बाबू, नीचे वाले एज को फिक्स कर दिया गया है, बोलिए ना, सॉरी नीचे वाले फेस को फिक्स कर दिया गया है। अब हम इस पर फोर्स लगाने जा रहे हैं और इसके नैरो फेस पे फोर्स लगाना है। तो देखो 6 फेसेस जो है ना, उसमें से ये सबसे सामने वाला और सबसे पीछे वाला जो 50 बाई 50 का है, ये तो चौड़ा वाला ना फेस हो गया। बाकी सारा फेस नैरो फेस है। ये देखिए, ये कितने का होगा? 50 बाई 10 का। ये भी कितने का है? 50 बाई 10 का। ये भी कितने का होगा? 50 बाई 10। बात समझ रहे हो? तो इन्हीं में से किसी 2 फेस पर आप शेयरिंग फोर्स लगाई। तो एक काम करते हैं, हम सबसे ऊपर वाले पे लगा लेते हैं और सबसे नीचे वाले पे लगा लेते हैं। और ये जो फोर्स लगाना है वो कितना लगाना है आपको? अरे F = कितना है? 9 × 10⁴ न्यूटन लगाना है ना। अरे बोलो ना। अब ये फोर्स लगाने से क्या होगा? अपर लेयर लोअर लेयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे नहीं चला जाएगा? तो आगे चला जाएगा तो नया फोटो होगा वो समथिंग ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? अरे बोलो, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना शिफ्ट किया है और अगर आपने कहा कि ये डेल्टा एक्स शिफ्ट किया है, तो क्या हम ये डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं? डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, F × L / AG। ऐसा हुआ था। अब F की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 9 × 10⁴। L की जगह पे बताइए L क्या होता है? तो दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस होता है। अरे वही ना L होता है। तो आप बता सकते हैं इस फेस और इस फेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? बोलिए बोलिए। अरे 50 सेंटीमीटर ना है, इसी को ना तुम L बोलोगे। तो 50 और सेंटी का तो मतलब होता है 10⁻⁻², और डिवाइडेड बाई एरिया कितना होगा? तो हमको एरिया किसका देखना है? इसी का ना देखना है। तो ये 50 बाई 10 का ही ना है। जा, जिस फेस पे तुमने फोर्स लगाया है तुम उसी का ना एरिया लोगे। तो 50 बाई 10 हो जाएगा। तो 50 सेंटी का मतलब 10⁻² इंटू 10 सेंटी का मतलब 10⁻²। और जी की वैल्यू कितनी दी गई है? जी की वैल्यू नहीं दी गई है क्या? हाँ तो बताइए, लिस्ट होगा उसमें से देख के बताइए। वो यहाँ नहीं दिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि आप पीछे जाकर पलट के देख लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल देगा। तो 5.6 इंटू 10⁻9, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? हो जाएगा। अरे फॉर्मूला पुटिंग ही ना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, आ जाएगा। ट्विस्ट बस इतना सा है कि LA डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको ढूंढ के लिखना है। तो इसमें L होगा ये वाला लेंथ जो कि 50 सेंटीमीटर होगा, और एरिया होगा 50/10। ठीक है, चलो ठीक है। अगला होगा बल्क मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए बोला करिए आप लोग, फिर से पूछता हूं। यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शियर मॉडुलस, शियरिंग स्ट्रेस बाई शियरिंग स्ट्रेन। अरे तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई क्या? हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनो बाबू, क्या है कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम उसका V है, अब फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए कितना है? V' है। अरे बोलिए ना। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं कि जो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ है वो उतना ही होगा जितना यहाँ प्रेशर होगा। प्रेशर ही ना स्ट्रेस के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे तो कुछ नहीं, प्रेशर भले बोल प्रेशर रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली होता है चेंज इन प्रेशर। हालांकि डेल्टा P लिखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो डेल्टा वर्ड यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ P लिख रहा है, तो इसीलिए मैंने भी लिख दिया है। तो ये P क्या है? चेंज इन प्रेशर है, जिसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे ρGH। क्या लिखेंगे? ρGH लिखेंगे। तो स्ट्रेस की जगह पे मैंने प्रेशर लिख दिया, और बाबू स्ट्रेन की जगह पे होता है डेल्टा V/V। लेकिन देखिए मैंने सामने में क्या लगा दिया पता है? माइनस साइन। अब ये ऊपर जाएगा तो बताइए B = कितना हो जाएगा? -PV डिवाइडेड बाई डेल्टा V। अब सवाल है कि ये मैंने माइनस क्यों लगाया है? सुनिएगा ध्यान से। माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, नेगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो तो कांस्टेंट ना होता है।
अरे वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या हो गया, ये P क्या है, एक्चुअली चेंज इन प्रेशर ना है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि ये चीज पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। कोई चीज अगर बढ़ता है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब तुम बताओ, तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम ना होगा, और वॉल्यूम कम होगा का मतलब डेल्टा भी तब किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब तुम बताओ कि ये P पॉजिटिव है या डेल्टा भी, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट रहा है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, ओवरऑल आंसर तो नेगेटिव ना आ जाएगा, जबकि बल्क मॉडुलस हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए इस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने सामने में क्या लगा दिया है, माइनस साइन लगा दिया है। बोलो क्या करने के लिए, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने सामने में माइनस साइन लगा दिया है। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ये चीज है। तो ये बात यहां लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। हियर P इज चेंज इन हाइड्रोलिक प्रेशर, P जो है चेंज इन हाइड्रोलिक प्रेशर है, और यहाँ नेगेटिव साइन के बारे में बताया गया है कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। अरे बोलिए ना, तो इसकी वजह से ये जो चीज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए सामने में क्या लगा दिया गया, हाँ लगा दिया गया। ऐसा यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस भी वही होगा जो बाकी सब मॉडुलस का ऐसा यूनिट होता है, यानी कि क्या, पास्कल। यंग्स मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, और चाहे बल्क मॉडुलस हो, सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ऐसा है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अच्छा एक बात है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा, बोलो क्या होगा, उस चीज को उस हिसाब से डिफॉर्म करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। यानी किसी का लॉन्गिट्यूड, किसी का यंग्स मॉडुलस अगर ज्यादा है तो समझ लेना उसके लेंथ को बढ़ाना घटाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। किसी का शियर मॉडुलस ज्यादा है तो समझ लेना एक लेयर के रेस्पेक्ट में दूसरे लेयर को शिफ्ट कराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो समझ लेना उसका वॉल्यूम कम करना, जा हाइड्रोलिक वाले सिचुएशन में वॉल्यूम ही ना कम होता था, तो समझ लेना कि उसका वॉल्यूम कम करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वॉल्यूम कम करना मुश्किल हो गया का मतलब हुआ उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम। अरे किसी का वॉल्यूम कम करना यानी किसी को दबाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। अरे वो कंप्रेस हो ही नहीं पा रहा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। तो जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा क्या होगा, बोलो, यानी उसको दबाना मुश्किल है। तो बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा है तो दबाना मुश्किल का मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट किया जाता है कैसे, के से, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ही होता है 1 अपॉन क्या, बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ही होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बोलिए, चलिए अब बताइए बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, माइनस ऑफ पी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा भी। तो इसी को ना पलट के लिख देना है, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई क्या है, सब पी वी हो जाएगा। अब ये डेल्टा वी बाई वी क्या है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेन ही ना है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेन पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। बोलिए, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है किसका, बल्क मॉडुलस का। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ही ना है, पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां कुछ लोगों की कंप्रेसिबिलिटी दी गई है। क्या दी गई है, नहीं कंप्रेसिबिलिटी थोड़े दिया गया है, बल्क मॉडुलस ही दिया हुआ है। तो याद रखना जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी।
यानी उसको कंप्रेस करना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। तो पूरा लिस्ट देखिए, इधर इधर में गलती से दे दिया, बी से डिनोट कर लो इसको, होता है, जिंदगी है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि पूरे लिस्ट को देखो, कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स है, यहां से यहां तक लिक्विड ना है, और ये गैस है कि नहीं। सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका है? अरे किसका है? निकल का है क्या? यानी किसका वॉल्यूम चेंज करना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? किसको कंप्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? निकल को, उसको कंप्रेस करना सबसे मुश्किल होगा, ठीक है। उसके बाद किसका है बताइए? फिर मेरे ख्याल से तो देखा जाए स्टील का आ रहा है, उसके बाद किसका आ रहा है? मैंने जितना दिया है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद कॉपर का आ रहा है, उसके बाद आयरन का आ रहा है। यानी कॉपर को दबाना आयरन के रेस्पेक्ट में ज्यादा मुश्किल है, उसके वॉल्यूम को कम करना। नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर लेकिन कॉपर को तो आसानी से खींचा जाता है, आयरन उतना आसानी से, अरे तो तुम खींचोगे ना तो उसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा जा, और वॉल्यूम वापस से उतना ही रह जाएगा। अरे लेंथ बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम उतना ही नहीं रह जाएगा। तो कॉपर को खींचना उचना वो सब दूसरी बात होगी, लॉन्गिट्यूडनल में चला जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? वॉल्यूम को कम करने की। तो कॉपर का वॉल्यूम कम करना ज्यादा मुश्किल होगा किसके रेस्पेक्ट में? आयरन के रेस्पेक्ट में। अरे बोलिए, हाँ, लेकिन आसान होगा किसके रेस्पेक्ट में? स्टील के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो बताइए, लिक्विड्स का जो बल्क मॉडुलस है वो इनके रेस्पेक्ट में तो काफी कम है। जैसे अगर हम आयरन से कंपेयर करें तो आयरन का कितना है? 100 गीगा पास्कल है ना, और वाटर का कितना है? अच्छा, लगभग 2 माना जाए। अगर इसको लगभग 2 मान लें तो ये कहाँ 100 गीगा पास्कल और ये कहाँ 2 गीगा पास्कल, काफी कम है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि इसका बल्क मॉडुलस इसके रेस्पेक्ट में 50 गुना कम है, इसका मतलब हुआ कि वाटर को कंप्रेस करना आयरन के रेस्पेक्ट में 50 गुना आसान है। अरे बोलिए, तो लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं होती है कि हम आसानी से कंप्रेस कर सके, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट में थोड़ा आसान होता है, बोलो। लेकिन जहां बात आएगी किसकी? गैसेस की बात आएगी, आप देखिए इनका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा कम है कि नहीं। कहां ये 10⁻², और कहां ये 10⁻⁻4। दोनों के बीच में 10⁻6 का ना डिफरेंस है। मैंने कह सकते हैं कि ये जो है इसके रेस्पेक्ट में 10⁻6 टाइम्स ज्यादा है, या फिर ये जो है इसके रेस्पेक्ट में 10⁻6 टाइम्स कम है। और 10⁻6 का मतलब होता है 10 लाख। बोलिए, तो हम बोलेंगे हवा का बल्क मॉडुलस किसके रेस्पेक्ट में? आयरन के रेस्पेक्ट में 10 लाख गुना कम है। इसका मतलब हवा को कंप्रेस करना आयरन के रेस्पेक्ट में 10 लाख गुना ज्यादा आसान होगा। हवा को आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, आयरन के रेस्पेक्ट में 10 लाख गुना ज्यादा आसान है। साइकिल के टायर में कंप्रेस करके ही ना हवा भरा जाता है, क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका बल्क मॉडुलस बहुत कम होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये बातें हैं। अब यही सब लिखा होगा कि अबव लिस्ट से इट इज वेरी क्लियर कि सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, इसलिए क्योंकि इनका बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है। बोलिए, वेयर एज गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, उनका बल्क मॉडुलस बहुत कम होता है। और इसको पढ़िएगा तो इसमें यही बता रहा होगा कि चूंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बोलो ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो बीच में गैप ज्यादा है, तो इनको कंप्रेस करना आसान होगा, आसान होगा, क्योंकि बीच में गैप ज्यादा है। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतने दूर दूर, वो काफी करीब होते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड के रेस्पेक्ट में तो दूर होते हैं। तो इसीलिए लिक्विड्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं किया जा सकता है कि हम उसको डेली लाइफ में महसूस कर सके। आप याद करिए, लिक्विड का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? इसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है।
अरे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होने का क्या मतलब हुआ, उसको कंप्रेस करना आसान नहीं होगा। हालांकि सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा आसान है, आयरन के रेस्पेक्ट में 50 गुना आसान है, लेकिन गैस की तरह 10 लाख गुना आसान नहीं ना है। तो ये भी लगभग मान के चलिए कि इनकंप्रेसिबल ही होते हैं। बोलिए ठीक है, लेकिन जब हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम गैप होता है। तो जब गैप ही नहीं है तो बीच का डिस्टेंस कम करना भी आसान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं सॉलिड। तो यही सब इसमें लिखा होगा ना। क्वेश्चन है, एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब हुआ 3 किलोमीटर। कहीं ज़्यादा भी होगा कहीं कम भी होगा, लेकिन जब एवरेज लिया गया तो लगभग कितना आया, 3 किलोमीटर। कैलकुलेट दी फ्रैक्शनल कंपरेशन, जिसको इसने कहा है डेल्टा वी बाई वी। तो एक्चुअली यही आपको निकालना है, ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज कितना, उतना। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जी की वैल्यू आप ले लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया है। तो मान लीजिए कि ये इंडियन ओशन है, सरफेस है उसका, और ये उसका बॉटम है। अरे बोलो ना। अब एक बलून में 1 kg पानी भर लो, ठीक है। अब उस 1 kg पानी को तुम बलून सहित तुम यहां रखो, बोलो ना, उसका वॉल्यूम, और उसी बलून को तुम एकदम बॉटम पे लेके चले जाओ, उसका वॉल्यूम। बताओ क्या सेम होगा क्या? अरे 1 kg पानी यहां भी है, 1 kg पानी यहां भी है, क्या वॉल्यूम सेम होगा क्या? कहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा? यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ, अरे यार यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा ना है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। बोलिए ना। तो सुनिए ना, हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो कहीं ना कहीं P इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या, ऐसा डेल्टा भी नहीं होता है। तो एक काम करो, डेल्टा वी को इधर लेके चले जाओ, वी को इधर लेके चले जाओ और बी को नीचे लेके चले जाओ, तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस हो जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो जी एच होता है। अब बताइए, रो यानी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, नहीं पता है आपको? 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये हुआ कि आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कंटेनर ले लीजिए। मीटर क्यूब का यही ना मतलब हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना होना चाहिए, 1-1 मीटर होना चाहिए। तो उसमें पानी भर दोगे, उस पानी का मास कितना होगा, 1000 kg। अरे कितना होगा, ये तो याद होना चाहिए आपको, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए रो की जगह पे रखा जाए कितना, 1000, और 1000 को क्या 10⁻³ लिख दें? हाँ। अब इनटू जी की जगह पे इसने कहा है कि कितना ले लीजिए, 10 ले लीजिए। और एच का मतलब हुआ कि हम कितना नीचे गए हैं। आप बताइए हम कितना नीचे गए हैं? तो हम तो 3000 मीटर ना नीचे गए हैं। इसका मतलब 3 × 10⁻³ तो ये रो जी एच लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, बल्क मॉडुलस। तो ये हो जाएगा आपका 2.2 × 10⁹ और जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसी में नहीं आएगा क्योंकि हमने स्ट्रेन निकाला है। अरे ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट, तो एक सिंपल नंबर आने वाला है बाबू। चलो सॉल्व करके बताओ। सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाई 2.2, ये बताओ कितना आ रहा है? मत बोलना 1.6 आ रहा है। इनटू यहाँ से हमको मिलेगा 10⁻7 और ये है 10⁻9, तो मिला जुला के 10⁻⁻2 ना, तो ये हो जाएगा 10⁻ कितना, ये बता ना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.36 × 10⁻⁻2। तो इतना स्ट्रेन इसमें आया होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इतना है। ठीक है, कितना है? इतना है। अच्छा, इसी को अगर परसेंटेज में बदला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और वो गायब हो गया और मिलेगा हमको 1.36 पर। पता है क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि 3000 मीटर नीचे जाइएगा ना
तो वॉल्यूम जो होगा पानी का, मतलब सेम अमाउंट ऑफ पानी का वॉल्यूम सरफेस के रेस्पेक्ट में लगभग 1.36% कम हो गया। बहुत ज्यादा मामूली, सॉरी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या ये? मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा ही सही वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, जाइए।